नमस्कार, हम हैं अंशुमान त्रिपाठी। अब दिल्ली कितनी दूर? जी हाँ, अब दिल्ली बहुत दूर नहीं, लेकिन जमहूरियत के तख्त उस पर कौन बैठेगा, कौन बनेगा वजीर आजम, किसकी बनेगी सरकार, इसका ऐलान अभी बाकी है। नेताओं के सब्र का बांध टूट रहा है, सिर जोड़कर मगज पच्ची में जुट गए। सारी सियासत ही सत्ता के लिए है। 5 साल के लिए कौन छोड़े सिंहासन। बीजेपी एनडीए के संभावित सहयोगियों की तलाश में जुट गई है, तो यूपीए भी राजनीतिक दलों का मन टटोल रही है। वहीं इसके लिए तीसरे और चौथे मोर्चे को भी जिंदा करने की कोशिश की जा रही है। टीडीपी अध्यक्ष चंद्रबाबू नायडू ने हैदराबाद से दिल्ली, दिल्ली से कोलकाता तक दौड़ धूप तेज कर दी है। ये उनकी जिद है। 2019 के आम चुनाव के नतीजों को लेकर सियासतदानों की धड़कनें अभी से तेज हो गई। अभी ये साफ नहीं हुआ है कि किस पार्टी को बहुमत मिलेगा, फिर भी सत्ता के लिए गठजोड़ किया जा रहा है। तीसरे मोर्चे को जिंदा करने की कोशिश के तहत तेलुगु देशम पार्टी के अध्यक्ष चंद्रबाबू नायडू ने दिल्ली आकर कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी से मुलाकात की। उन्होंने आखिरी चरण के मतदान और 23 मई के नतीजों से पहले 22 विरोधी दलों की बैठक बुलाने की योजना पर भी राहुल से बात की। इसके बाद चंद्रबाबू कोलकाता रवाना हो गए। यहाँ ममता बनर्जी के साथ उन्होंने टीएमसी के एक रैली को भी संबोधित किया। साथ ही उन्होंने ये दावा किया कि इस बार ममता बनर्जी केंद्र में गैर कांग्रेस और गैर बीजेपी सरकार बनाने में अहम भूमिका अदा करेंगी। ये मतगणना जब होगी उसके बाद से एक बहुत अहम भूमिका इस गठबंधन की होने जा रही है, जबकि भारतवर्ष के अंदर में भाजपा और कांग्रेस को के बिना एक नई गठबंधन की सरकार बनने जा रही है, जिस सरकार की मुखिया को नेतृत्व देंगी ममता बनर्जी के नेतृत्व में यह सरकार बनेगा। इस साल की शुरुआत में ब्रिगेड मैदान में एक सभा में मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने गैर बीजेपी नेताओं को एक मंच पर लाने की कोशिश की थी और थर्ड फ्रंट की शुरुआत की थी। नायडू की ममता बनर्जी से मुलाकात को तीसरे मोर्चे को फिर से खड़ा करने की कवायद के रूप में भी देखा जा रहा है। किसी भी राष्ट्रीय पार्टी को स्पष्ट बहुमत न मिलने की सूरत में ममता बनर्जी को प्रधानमंत्री पद का सशक्त उम्मीदवार समझा जा रहा है। ममता भी पश्चिम बंगाल में बीजेपी से जोरदार टक्कर लेने की कोशिश कर रही है। नरेंद्र मोदी যখন বাংলায় এসে বলে মমতা ব্যানার্জির দল তোলাবাজ, তখন শুনলে আমার মনে হয় দীর্ঘাসী একটা ভালো করে গণতন্ত্রের থাপ্পড়। जाने কিছু কি করেছি না করেছি আমরা। हालांकि चंद्रबाबू नायडू ने हाल ही में एचडी देवेगौड़ा और शरद पवार को भी पीएम पद का प्रबल दावेदार बताया था। वहीं नायडू ये भी कह चुके हैं कि वो खुद प्रधानमंत्री पद के दावेदार नहीं है। लेकिन एनसीपी अध्यक्ष शरद पवार का मानना कुछ और है। उनका कहना है कि स्पष्ट बहुमत न मिलने की सूरत में ममता, नायडू और मायावती इस पद के अहम दावेदार होंगे। वहीं समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव ने तो मायावती के पीएम बनने की संभावना पर खुशी भी जाहिर की थी। जाहिर है क्षेत्रीय दलों को अपनी अहमियत का पता चल गया है, क्योंकि समझा ये जा रहा है कि बीजेपी या कांग्रेस को स्पष्ट बहुमत नहीं मिलने जा रहा। अभी कौन तीसरे मोर्चे में है तो कौन चौथे में जाएगा ये बहुत साफ नहीं है। लेकिन फिलहाल एनसीपी, आरजेडी और डीएमके समेत जो भी दल यूपीए के हिस्से हैं, वो भी तीसरे मोर्चे के नाम पर अपनी किस्मत आजमाने में जुट गए हैं। कुल मिलाकर 22 दल गैर बीजेपी या गैर कांग्रेसी क्षेत्रीय मोर्चा बनाने की कोशिश में है। अगर कोशिशें कामयाब रही तो इनके नेताओं को बरसों बाद सत्ता का सुख हासिल हो सकेगा। चंद्रबाबू नायडू ने ऐलान किया है कि प्रधानमंत्री कौन होगा ये चुनाव नतीजों के बाद तय किया जाएगा। शुक्र है योजना बनाई जा रही है कि 22 दल राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद को एक संयुक्त ज्ञापन देकर सबसे बड़े गठबंधन को बुलाने पर विचार करने को कहेंगे। लेकिन न नौमन तेल होगा न राधा नाचेंगे। वाम दल टीएमसी को साथ लेकर चलने को तैयार नहीं होंगे, तो आंध्र प्रदेश में टीडीपी की प्रबल विरोधी पार्टी वाईएसआर कांग्रेस है। इसके नेता जगनमोहन रेड्डी को साथ लेने के लिए नायडू कितना भी सीना फुलाए, लेकिन 56 इंच का नहीं होने वाला। वहीं तीसरे मोर्चे के गठन में कांग्रेस अपना हित भी देख रही है। उसे लग रहा है कि अगर यूपीए के झंडे के नीचे क्षेत्रीय दल इकट्ठा होने को तैयार नहीं होते, तो कम से कम बीजेपी या एनडीए की सरकार बनने से रोकने में भी कांग्रेस की जीत है।
भाइयों बहनों, ये नारा कांग्रेस पार्टी ने नहीं निकाला, राहुल गांधी ने नहीं निकाला, ये हिंदुस्तान के युवाओं का नारा है, हिंदुस्तान के किसानों का नारा है, मजदूरों का नारा है। 2014 में 44 सीटों पर सिमटी कांग्रेस ने इन आम चुनाव में पूरा दमखम दिखाने की कोशिश की। कांग्रेस पार्टी जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद, राहुल गांधी जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद, कांग्रेस पार्टी जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। लेकिन कांग्रेस ये बात साफ समझ गई है कि अगर अब की बार बीजेपी की या बीजेपी के नेतृत्व वाली एनडीए सरकार बन गई तो वाकई कांग्रेस मुक्त भारत बनाने में कोई कोर कसर छोड़ी नहीं जाएगी। चुनाव के 5वें चरण में पीएम मोदी ने साफ इशारा भी कर दिया। आपके पिताजी को आपके राग दरबारियों ने मिस्टर क्लीन बना दिया था, गाजे बाजे के साथ मिस्टर क्लीन चला था, लेकिन देखते ही देखते भ्रष्टाचारी नंबर 1 के रूप में उनका जीवन काल समाप्त हो गया। दरअसल नेशनल हेराल्ड मामले में बीजेपी सरकार के आक्रामक रुख से ही कांग्रेस भांप गई थी कि अब और आराम करना महंगा पड़ जाएगा। साथ ही वीवीआईपी चॉपर मामले की आंच जब पार्टी की पूर्व अध्यक्ष सोनिया गांधी तक पहुंचने लगी तो 10 जनपद सतर्क हो गया। इस मामले के एक मिडिलमैन क्रिश्चियन मिशेल के ब्रिटेन से प्रत्यार्पण ने कांग्रेस को सड़क पर उतरने को मजबूर कर दिया। यही वजह रही कि गांधी परिवार ने अपना तुरुप का पत्ता यानी प्रियंका गांधी को मैदानी जंग में उतार दिया। राजनीतिक शक्ति बड़े बड़े प्रचार से नहीं आती, टीवी पे दिखावे से नहीं आती। राजनीतिक शक्ति वो शक्ति होती है जो ये माने कि जनता सबसे बड़ी है, वो शक्ति होती है कि जनता की बात सुनने की शक्ति। लेकिन ये प्रधानमंत्री आपकी बात सुनना छोड़िए, आपको जवाब देना नहीं जानते। आप पूछते हैं कि हमारे 15 लाख का क्या हुआ, कोई जवाब नहीं है। प्रियंका गांधी के सड़क नापने से कांग्रेस में कुछ जान जरूर आई, लेकिन असलियत खुद प्रियंका समझती है। उन्होंने साफ कहा कि उनका मकसद जीतना नहीं, मोदी को हराना है। मेरी स्ट्रैटेजी बहुत क्लियर है। 2019 में बीजेपी को यहाँ से हराना है। यहाँ से यानी अमेठी से या उत्तर प्रदेश से? उत्तर प्रदेश से। मानती है कि इस बार आप लड़ेंगी? बिल्कुल, बीजेपी बुरी तरह उत्तर प्रदेश में पीछे जाएगी, बहुत बुरी तरह हारेगी। और ये बहुत स्पष्ट है कि जहां हमारे उम्मीदवार अच्छा लड़ रहे हैं वहां, और जहां मजबूत है वहां कांग्रेस जीतेगी। जहां हमारे उम्मीदवार थोड़े से हल्के हैं वहां पे हमने ऐसे उम्मीदवार दिए हैं जो बीजेपी का वोट काटें। कांग्रेस समझ चुकी है कि उसका संगठन मर चुका है, कार्यकर्ता थक चुका है। यूपी में तो 30 बरस से सत्ता से बाहर है और सत्ता की संजीवनी न मिलने पर बड़े बड़े सियासी दल मुर्दा हो जाते हैं। ऐसे में गठबंधन सरकार ही पार्टी को जलाने का एकमात्र रास्ता है। बहरहाल राहुल गांधी और पार्टी के कई नेता बार बार मोदी सरकार के जाने का दावा तो कर रहे हैं, लेकिन अपनी सरकार बनने की बात आत्मविश्वास से कह नहीं पा रहे हैं। खुद कपिल सिब्बल ने माना है कि कांग्रेस सत्ता सुख चखने से वंचित रह जाएगी, लिहाजा कहा यह जा रहा है अब की बार गठबंधन सरकार। कांग्रेस जानती है यूपी में शामिल दलों के बल पर इस बार शायद ही वो सरकार बनाने की हालत में हो, इसीलिए राहुल गांधी हमेशा ही तीसरा मोर्चा बनाने की कवायद को अहमियत देते रहे, मौके बेमौके शिरकत भी की। वहीं कांग्रेस को यूपीए में कई दलों के शामिल होने की उम्मीद अभी जिंदा है। ऐसे में तीसरे मोर्चे या फेडरल फ्रंट के भी दल उसकी झोली में गिर सकते हैं, क्योंकि ये दल जानते हैं कि कांग्रेस के पास गठबंधन सरकार चलाने का लंबा तजुर्बा है। लिहाजा चंद्रबाबू नायडू की दूसरे दलों से तालमेल की कोशिशों को पूरी तवज्जो दी जा रही है, क्योंकि कांग्रेस समझ चुकी है कि उसके पास खोने को अब बहुत कुछ बचा नहीं। किसी भी राष्ट्रीय पार्टी को स्पष्ट बहुमत न मिलने की हालत में
क्षेत्रीय दल अपना बाजार भाव बढ़ाना चाहते हैं। तेलंगाना के मुख्यमंत्री और टीआरएस नेता के चंद्रशेखर राव एक अलग मोर्चा बनाने की कोशिश में, शायद वो ऐसा मोर्चा बनाने की फिराक में है जो कांग्रेस से बेहतर दाम पर मोल भाव करने की हालत में हो। वहीं एनडीए में उनके लिए जगह बरकरार है, लेकिन अहम बात यह है कि उन्होंने फेडरल फ्रंट यानी संघीय मोर्चा बनाने की हिमायत की। दरअसल इस बार दक्षिण भारतीय राजनीतिक दल देश में सरकार बनाने में अपनी बड़ी भूमिका देख रहे हैं। के चंद्रशेखर राव इस दौर में तेलंगाना के सबसे लोकप्रिय मुख्यमंत्री हैं। जनता उन पर बहुत भरोसा करती है, लेकिन राव सिर्फ तेलंगाना तक ही सिमट नहीं जाना चाहते। वो साल भर पहले भी तीसरा मोर्चा बनाने की कोशिश कर चुके हैं, लेकिन उनकी कोशिशें बहुत परवान चढ़ी नहीं। इस बार फिर वो संजीदा नजर आ रहे हैं। हाल ही में राव ने केरल के वामपंथी मुख्यमंत्री पिनाराई विजयन से मुलाकात की। उन्होंने विजयन को दक्षिणी राज्यों की राजनीतिक अहमियत समझाने की कोशिश की। कहा कि देश को गैर बीजेपी या गैर कांग्रेसी संघीय मोर्चे की जरूरत है। विजयन ने भी उनके विचार से सहमति जताई है, जिससे उत्साहित होकर राव अपने प्रयास को और आगे जारी रखना चाहते हैं। Working for formation of a federal front with the regional parties and secular parties, and Mr. KCR has declared earlier that he will work for it, and in 2019 after the elections results are out, this federal front will be a reality, and basically it will be comprising of all regional parties, secular parties and the parties who wish to work for the development of the country. इससे पहले वो कर्नाटक के मुख्यमंत्री कुमारस्वामी से भी इस सिलसिले में मुलाकात और बात कर चुके हैं। जेडीएस के लिए भी नेकी और पूछ-पूछ। लेकिन राव साहब की कोशिशों को बड़ा झटका तब लगा जब उन्होंने डीएम के अध्यक्ष स्टालिन से मिलने की इच्छा जताई। लेकिन स्टालिन ने निर्धारित तारीखों पर तमिलनाडु में उपचुनाव के प्रचार का हवाला देकर मुलाकात को टाल दिया। हालांकि स्टालिन पहले ही कांग्रेस से गठबंधन कर चुके हैं और राहुल गांधी के प्रधानमंत्री पद की दावेदारी को खुला समर्थन भी दे चुके हैं। ऐसे में वाम दलों के साथ मिलकर केसीआर संघीय मोर्चा बनाते हैं तो ये साफ है कि ये मोर्चा बीजेपी को किसी कीमत पर समर्थन नहीं देगा। लिहाजा राव दक्षिण भारत की आकांक्षाओं के नाम पर सत्ता सुख नहीं ले पाएंगे। हालांकि इससे पहले वो ऐसा मोर्चा चाहते थे जो बीजेपी से भी मोल तोल कर सके। इसके लिए उन्होंने पूर्वी और उत्तर भारत की यात्रा भी की थी। यहाँ राव ने मायावती और अखिलेश यादव से भी मुलाकात करने की कोशिश की, लेकिन सफल न हो सके। वहीं पश्चिम बंगाल में उन्होंने टीएमसी नेता और पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री ममता बनर्जी से भी बातचीत की, लेकिन तब सबने चुनाव को दूर बताकर बहुत तवज्जो दी नहीं। वहीं अब दक्षिणी राज्यों के संघीय मोर्चे की इस ताजा कोशिश पर डीएमके ने पूर्ण विराम लगा दिया है। ऐसे में उन्हें टीडीपी अध्यक्ष चंद्राबाबू नायडू से मिलकर प्रयास करना मजबूरी हो गया है। मगर विपक्षी नेता केंद्र पर किसी बातचीत से पहले राज्य से जुड़े मामलों पर मतभेद दूर करने की बात करते हैं। Last so many months, but still date, single person or single party is not joined hands with KCR. He is on the dreams. He is feeling federal front will come. He will become a prime minister, deputy prime minister. He want to that. His family. He don't want to concentrate on Telangana. His family want to concentrate on the entire country. He want to rule his family, entire country. That is a dream, but nobody can help. No party is come because even third front or federal front, Chandrababu third front or KCR federal front or Congress party other front, all are the unpractical. लेकिन चंद्रशेखर राव की इन कोशिशों को नाकाम मानना सही नहीं होगा। उत्तर भारत में वोटों के बिखराव की वजह से दक्षिणी राज्य सरकार बनाने में अहम भूमिका निभा सकते हैं। इसलिए गैर बीजेपी गैर कांग्रेस मोर्चा बनने पर किसी दक्षिणी राज्य के नेता को प्रधानमंत्री बनाने की केसीआर की ये मांग जोर पकड़ सकती है और ये सपना साकार हो सकता है। इन हालात में बीजेपी और कांग्रेस को इस मोर्चे को समर्थन देने के लिए एक बार सोचना जरूर पड़ेगा। लेकिन तीसरे मोर्चे की सीढ़ी से प्रधानमंत्री की कुर्सी तक पहुंचने का ख्वाब देखने वालों के लिए बीजेपी अध्यक्ष अमित शाह एक बुरे सपने की तरह है। उन्हें सबसे बड़ी पार्टी या सबसे बड़ा गठबंधन ना होने के बावजूद सरकार बनाना आता है।
गोवा का विधानसभा चुनाव जीती जागती मिसाल है। वैसे एनडीए अब की बार 300 पार का दावा लेकर चल रहा है। कोई कुछ भी कहे, बीजेपी का कुछ ऐसा गणित है कि उसे खारिज करना फिलहाल असंभव माना जा रहा है। इसकी एक वजह है कि मतदाता खामोश है। लेकिन स्पष्ट बहुमत न मिलने पर बीजेपी एनडीए की सरकार बनाने की कोशिशें तेज कर चुकी है। देश में लोग खुद कह रहे हैं, फिर एक बार किसी और को हो या न हो, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को अपने नेतृत्व में सरकार बनने का पक्का भरोसा है। इसीलिए वो कहते हैं कि बटन कमल का दबाओ, वोट मोदी को मिलेगा। और जो भी कमल के निशान पर बटन दबाएगा, आपका वोट सीधा सीधा मोदी के खाते में जाएगा। सचमुच नरेंद्र मोदी बीजेपी से बड़े हो गए हैं और वो इसका एहसास वक्त बेवक्त कराकर पार्टी के भीतर ही प्रतिद्वंदियों की रूह सुखा देते हैं। उन्हें मालूम है कि बीजेपी को स्पष्ट बहुमत न मिलने की सूरत में ये लोग ही एनडीए के सहयोगी दलों की पहली पसंद होंगे। इसलिए मोदी जी खुद ही अपने सहयोगी दलों का दिल टटोलने और पुचकारने में जुट गए हैं। यूं तो उड़ीसा में बीजेपी बीजेडी आमने सामने है, लेकिन फानी चक्रवात की चपेट में आए उड़ीसा के हालात जानने के लिए पीएम मोदी जब भुवनेश्वर पहुंचे तो जैसे उनका हृदय परिवर्तन हो चुका था। दिल्ली में फिर एक बार और उड़ीसा में भाजपा सरकार। ऐसी विकट परिस्थिति में तत्काल जो काम है, पानी हो, बिजली हो, कम्युनिकेशन हो, हेल्थ के लिए आवश्यक जो भी बातें हो, उसको हम प्राथमिकता दे रहे हैं। उसके लिए जो भी आवश्यकता है, नवीन बाबू ने बहुत अच्छा प्लान किया है। भारत सरकार उसमें उनके साथ रह करके सारी चीजों को आगे बढ़ा पाएगी। ह्यूमन रिसोर्स की जो आवश्यकता होगी वो भी मिलेगी। मैन एंड मशीनरी की दोनों की आवश्यकता, मैन मशीनरी मनी तीनों की आवश्यकता, इन सारी बातों को लेकर के हम साथ मिलकर के काम करेंगे। मोदी राजनीति में साम दाम दंड और भेद में महारत के लिए जाने जाते हैं। 2014 में भी बीजेडी एनडीए का हिस्सा रही, लेकिन 2019 में बीजेपी ने खुद बीजेडी की खुलकर मुखालफत की, मगर कुर्सी के लिए एक बार फिर पुराना प्यार पींगे लेने लगा है। नवीन बाबू संभ्रांतियानी सोफिस्टिकेटेड आदमी है, सो बीजेपी की बेवफाई को भूलते नजर आ रहे हैं। लेकिन ममता बनर्जी तो क्रांतिकारी हैं। उन्होंने तो कांग्रेस के भीतर ही लंबी लड़ाई लड़ी है, फिर पार्टी छोड़ वामपंथियों का किला ही ढहा दिया। सो मोदी जी भले ही अब कहें कि वो दीदी का तमाचा खाने को तैयार हैं, लेकिन ममता दीदी कुर्सी के लिए दिखाए जा रहे इस प्यार दुलार की भाषा खूब समझ रही हैं और आग बबूला हो गई। अरे दीदी, मुझे तो गालियों की आदत है। मैं तो डिक्शनरी, दुनिया की सभी डिक्शनरी की गालियों को हजम करने की ताकत अब बना ली है। लेकिन बौखलाहट में दीदी देश के संविधान का भी अपमान कर रही है। নরেন্দ্র মোদী যখন বাংলা এসে বলে মমতা ব্যানার্জির দল তোলাবাজ, তখন শুনলে আমার মনে হয় দীর্ঘাসী একটা ভালো করে গণতন্ত্রের থাপ্পড়। मैं तो आपको दीदी कहता हूं, आपका आदर करता हूं। आपकी थप्पड़ भी मेरे लिए तो आशीर्वाद बन जाएगी। दूरदर्शी है पीएम, जल्द समझ गए कि अगर वो प्रधानमंत्री ही नहीं रहे तो किस बात का सम्मान, किस बात का अपमान। सो दीदी को मनाने में जुट गए। हालांकि दिलचस्प बात यह है कि पश्चिम बंगाल में बीजेपी और टीएमसी ने मिलकर पूरी सियासी महफिल ही लूट ली है। मुसलमान ममता के साथ गए तो हिंदुओं को मोदी के रूप में अपना हृदय सम्राट मिल गया। ऐसे में अगर ममता और मोदी साथ मिलकर सरकार बनाते हैं तो बंगाली जनता ठगी सी रह जाएगी। हालांकि सियासत में सब जायज है। दरअसल इस बार बीजेपी को पूर्वोत्तर से भी काफी आशा है। एनआरसी की आड़ में वोट बंटवारे का यही फार्मूला वहां भी अपनाया गया। यहाँ असम गण परिषद समेत कई क्षेत्रीय दल एनडीए का हिस्सा हैं, लेकिन सीटें हैं कुल 25।
ऐसे में यूपी पर भी बीजेपी की नजर है। अगर सही में बीजेपी को सूबे में बहुत कामयाबी नहीं मिली तो वहां भी सहयोगियों और उनकी जरूरतों की पहचान जरूरी है। पीएम मोदी ने मायावती पर भी वक्त पर हमला बोला तो वक्त की जरूरत समझ में आने पर कांग्रेस और समाजवादी पार्टी के खिलाफ बहन जी से सहानुभूति भी जताई। गठबंधन के बहाने बहन मायावती का तो फायदा उठा लिया, चालाकी की, उनको अंधेरे में रखा, बड़ी बड़ी मान सम्मान की बातें की, आपको प्रधानमंत्री बना देंगे ये भी कह दिया, लेकिन पीछे से अब बहन जी को समझ आ गया है। बीजेपी को मोदी मैजिक के आगे बिहार में जाति का जादू बेअसर होने का भरोसा हो चला है, क्योंकि यहाँ बीजेपी के कुछ बड़बोले नेता इसी तरीके का भरोसा दे रहे हैं। फिर भी अनुमान है कि जेडीयू को पहले के मुकाबले ज्यादा फायदा मिलने की उम्मीद है। ऐसे में बीजेपी के लिए मांगने से पहले ही मदद देने को तैयार है नीतीश कुमार। लेकिन मोदी जी को नीतीश की मदद से डर लगता है, क्योंकि नीतीश के चश्मे के भीतर से उनकी मुस्कुराहट में मोदी जी को उनका प्रधानमंत्री बनने का सपना साफ नजर आता है। जेडीयू के एक नेता के मुंह से हाल ही में यह हसरत निकल ही गई। बहरहाल एनडीए को राफेल विमान घोटाले मामले में विरोध के बावजूद शिवसेना का साथ मिला हुआ है। हालांकि शिवसेना जानती है कि महाराष्ट्र में बीजेपी अन्ना यानी बड़े भाई का रोल कर रही है और उसका कद लगातार छोटा और छोटा होता जा रहा है। वहीं 84 के दंगों का मुद्दा उठाकर बीजेपी ने अपनी और शिरोमणि अकाली दल की सीट बढ़ाने में जी जान लगा दी। इस मौके पर कांग्रेस के स्वनाम धन्य नेता सैम पित्रोदा ने इस बार मणिशंकर अय्यर की कमी महसूस नहीं होने दी। I don't think so. This also another lie. बोल दिया ना, आप तो झूठ बोलते ही रहते हैं रोज यार। आज हमारे पे झूठ बोला, कल आप पे झूठ बोल। अब क्या है 84 का? बात तो करिए, आपने क्या किया 5 साल में, उसकी बात करिए। 84 में हुआ तो हुआ। सैम पित्रोदा जी ने किया और आज उसके स्पष्टीकरण में और ही ज्यादा गंभीर बोले हैं। आज उन्होंने कहा है कि मुझे सिखों के दर्द का एहसास है। दर्द का अगर एहसास है तो नमक छिड़कने का काम क्यों कर रहे हो? और उन्होंने ये कहा है कि लेकिन आज ये रेलेवेंट नहीं है ये इशू। जब सिखों को न्याय नहीं मिला है, कांग्रेस ने न्याय नहीं दिया, तब कैसे कह सकते हो कि ये आज रेलेवेंट इशू नहीं है? फिर सैम पित्रोदा कल कहोगे कि पार्टीशन भी रेलेवेंट नहीं है। फिर पंडितों का एथनिक क्लींसिंग जो कश्मीर में हुआ वो भी रेलेवेंट नहीं है। पीएम मोदी ने दक्षिण भारत में भी अपनी फैन फॉलोइंग बनाने में कसर नहीं छोड़ी। एआईएडीएम के नेता जी जयललिता की मौत पर चेन्नई पर पूरी नजर रखी और दोनों धड़ों पर पकड़ बनाए रखी। हालांकि एक गुट बीजेपी की सियासत समझ छिटक गया और कमजोर पड़ी एआईएडीएमके से तमिलनाडु में बहुत उम्मीद नहीं की जा रही है। फिर भी दक्षिणी राज्यों तमिलनाडु, केरल, कर्नाटक, तेलंगाना और आंध्र प्रदेश की 129 सीटों में से बीजेपी के पास सिर्फ 20 सीटें ही हैं। उसमें भी अगर कर्नाटक की 17 छोड़ दी जाए तो बाकी दूसरे दक्षिणी राज्यों की 99 सीटों में से सिर्फ 3 सीटें ही बीजेपी के पास हैं। ऐसे में तेलंगाना के टीआरएस से काफी उम्मीदें हैं। चंद्रशेखर राव को भी बीजेपी से बहुत उज्र नहीं है। कई मौकों पर वो पीएम मोदी का समर्थन करते भी नजर आ रहे हैं। वहीं कांग्रेस से बगावत कर पैदा होने वाली वाईएसआर कांग्रेस से अंदर ही अंदर बीजेपी को काफी आशाएं हैं। फिर भी मोदी जी के भाग्य से बीजेपी को छींका टूटने की पूरी उम्मीद है। उनकी कुंडली में राजयोग इतना प्रबल है कि अगर पुलवामा पर आतंकी हमला न हुआ होता तो बालाकोट पर एयर स्ट्राइक का मौका न मिला होता, और अगर एयर स्ट्राइक का मौका न मिला होता तो बीजेपी को यह कहने का मौका न मिलता कि पाकिस्तान को घर में घुसकर मारा। दरअसल जनता को महंगाई, बेरोजगारी, नोटबंदी और जीएसटी की मार को भुलाने के लिए इससे बेहतर हथियार कोई और हो भी नहीं सकता। बहरहाल आखिर में मुद्दे की बात, असलियत तो यह है कि छोटे छोटे सियासी दलों ने तय करना शुरू कर दिया है कि उन्हें कैबिनेट में कितने मंत्री पद, कितने चेयरमैन पद, राज्यसभा के कितने टिकट और कितने पैसे की मांग करनी है। नतीजे आने से पहले ही सियासी घोड़ों की खरीद फरोख्त तेज हो जाएगी। नतीजों के बाद तो अपने अपने सांसदों की जीपीआरएस से पहरेदारी भी शुरू हो जाएगी। दमदार खरीदार
घोड़े खरीदकर महालक्ष्मी की रेस जीत लेगा और 125 करोड़ जनता लोकतंत्र के जश्न के बाद फिर पहले जैसी जिंदगी जीने को मोहताज हो जाएगी। आज सिर्फ इतना ही, फिर मिलते हैं किसी नए मुद्दे के साथ। तब तक दीजिए अंशुमान त्रिपाठी को इजाजत। नमस्कार।